हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई ताज़ा प्रेजेंटेशन। और इस दफ़ा का टॉपिक बहुत सेंसिटिव, यमन क्राइसिस अप टू जुलाई 2021। तो मैं हूं मोहम्मद नौफिल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफिल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। और याद रखिए कि इस हवाले से जो टॉपिक है, मैं इसमें आपको पूरी की पूरी जो है वो कंडीशंस बताऊंगा कि इस वक्त क्या कंडीशन है यमन की और इसके बैकग्राउंड में। लेकिन मैं इससे अबव एंड ऑल मुस्लिम कंट्रीज़ से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब इसराइल जो कुछ भी करता है फ़लस्तीन के ऊपर, नो डाउट वो एक गलत कदम है। लेकिन इस वक्त जो यमन के अंदर हो रहा है, मुसलमान मुसलमान को कत्ल कर रहा है, लाखों बच्चे या तो मर चुके हैं या मरने वाले हैं और अपनी मौत की दुआएं मांग रहे हैं। लाखों लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं इससे, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों। जो अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशंस की अभी जो न्यू डेटा है उसके मुताबिक। तो चलते हैं, देखते हैं कि यमन का मसला क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा हिस्ट्री बताऊंगा, और उसके साथ साथ करंट स्टेटस भी बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या है, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्या वजह है, वो सारी की सारी। यमन क्राइसिस देखिए, यमन का कैपिटल जो है इस वक्त सना है और इसकी करेंसी यमनी रियाल है। पॉपुलेशन इस वक्त 29.16 मिलियन की आबादी, यानी कि अगर आम अल्फाज में कहें तो 2 करोड़ 90 लाख की आबादी, तकरीबन 3 करोड़ कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इनके जो है वो माइन अब्दुल मलिक सईद हैं और इसके साथ साथ इनके प्रेसिडेंट जो हैं वो अल मंसूर हादी। ठीक है जी। तो देख लेते हैं जल्दी से कि इस वक्त कौन किसके अगेंस्ट है, यमन के अंदर कौन किसके ख़िलाफ़ जो है वो बरसरे पैकार है, जंग लड़ रहा है। तो पहली तरफ जो है वो बैकिंग द स्ट्राइक जो है वो इस वक्त जो है वो कहलाता है सऊदी अरेबियन लेड इंटरवेंशन इन यमन। ठीक है जी। इसके अंदर जो मिलिट्री सपोर्ट है वो सऊदी अरेबिया उसको लीड कर रहा है, और उसके साथ जो है वो 4 अरब कंट्रीज़ हैं जिसमें कुवैत, बहरीन, यूएई और इजिप्ट हैं। दूसरी तरफ जो है वो 4 जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिसमें जॉर्डन, मोरक्को, सूडान और सेनेगाल है। इसके अलावा एक ईस्ट एशियन कंट्री भी है जिसको मलेशिया कहते हैं। ये भी जो है इस कोलिशन का जो है, जिसको सऊदी अरेबियन लेड इंटरवेंशन कहते हैं इन यमन, उसको जो है वो लीड कर रहा है। इसके अलावा इसको अदर सपोर्ट, यानी कि असलहे के हवाले से और जो है वो पैसे के हवाले से जो है वो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिसमें यूएसए, यूके और फ्रांस, टर्की और बेल्जियम भी मौजूद हैं। ठीक है जी। ये जो है वो इस वक्त जो कंट्रीज़ हैं, इसमें टर्की को आप एशियन कंट्री कह सकते हैं, बाकी जो है वो आप जानते हैं कहाँ के कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी। उस तरफ जो है वो अपोजिंग मिलिट्री एक्शन जो है, इसको जो है वो आप कह सकते हैं कि ईरान जो है उसको मेनली जो है वो सपोर्ट कर रहा है इस अपोजिंग मिलिट्री एक्शन को। यानी कि वहाँ पे जो बागी इस वक्त लड़ रहे हैं, जिसमें हौसी बागीज़ हैं और इसके अलावा दूसरे ग्रोह हैं, उनको कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो इसको जो है वो बैक कर रहा है। हालांकि ईरान ने जो है वो इसके हवाले से इनकार किया है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो चाइना और रशिया की भी जो है वो सपोर्ट इसको जो है किसी हद तक हासिल है। तो ये जो वहाँ पे इस वक्त जो बरसरे पैकार हैं, जो लोग जो हैं वो बगावत कर रहे हैं, उसमें हौसी हैं और जो है वो किसी हद तक दाइश भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो ये इस वक्त यमन का इस वक्त का जो है वो कंडीशन है। टेरिटोरियल कंट्रोल देख लेते हैं कि इस वक्त जुलाई 2021 के अंदर टेरिटोरियल कंट्रोल तकरीबन क्या बन रहा है। तो इसके अंदर जो ये हिस्सा है जिसको आप ब्लू कह सकते हैं या ग्रे ब्लू कह सकते हैं, ग्रे ब्लू एरिया जो है, ये वैसे भी यमन का वो इलाका है जो सबसे अहम है और सारी आबादी तकरीबन यमन की यहीं रहती है। तो ये हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा इस वक्त बागियों के कंट्रोल में, जिसको हौसी बागीज़ कहते हैं, जिनकी वजह से सारा झगड़ा शुरू हुआ है। तो ये सारे के सारे इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं इस इलाके को। इसके साथ साथ जो है वो ये जो ग्रीन कलर का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये दूसरे बागी हैं, अदर बागीज़ हैं, जिनको कि आप कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि दाइश के हैं और दूसरे ग्रोह हैं जो कि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो लाइट पिंक एरिया है, ये सारा का सारा वो इलाका है जो कि गवर्नमेंट है, ऑफिशियल गवर्नमेंट, जो यमनी गवर्नमेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट अल मंसूर हादी की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में है। सऊदी अरेबिया की सपोर्ट जिसको हासिल है, दुनिया की सपोर्ट हासिल है, वो ये वाला हिस्सा है। ये जो महरून कलर का है, डार्क रेड कलर का है, ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो इस वक्त इसमें जो है वो जंग चल रही है, ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है। और इसके अंदर जो अल मरब है, ये इस वक्त जो मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, इसको बागियों ने घेर रखा है और ये गवर्नमेंट के पास है। ये पेट्रोल से माला माल जो है ये सूबा है यमन का, और इसके ऊपर जो है इस वक्त बागियों ने धावा बोल दिया है।
और गवर्नमेंट जो है वो अंदर लड़ रही है शहर के। ये इस वक्त की सिचुएशन है। ठीक है जी। एक और चीज़ ये कि इसको पूरा का पूरा चारों तरफ से, यानी कि ये यमन का पूरा नक्शा नहीं, यमन का नक्शा तकरीबन ये होता है जो एरो में बना रहा हूँ, ये भी यमन है इस तरफ, ये साउथ यमन कहलाता है, ये नॉर्थ यमन कहलाता है। तो जो आपका जो ये साउथ यमन, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास है। नॉर्थ यमन जो कोई इम्पॉर्टेंट नॉर्थ यमन ही है, तो ये सारा का सारा जो है वो बागियों के पास है तकरीबन। और इसका बस आखिरी जो सूबा बचा है मरिब बचा है। ये मरिब भी अगर बागियों के कंट्रोल में चला गया तो समझे कि यमन जो है वो तकरीबन पूरा का पूरा अब बागियों के पास है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बात बताऊं कि ऊपर जो है सऊदी अरेबिया है और इस साइड पे ये आपको रेड सी नज़र आ रहा है, और ये जो हिस्सा है सारा का सारा ये यमन का नॉर्थ यमन है। तो इसको ब्लॉकेट कर रखा है सऊदी अरेबिया और उसके इत्तेहादियों ने इसको जो है वो ब्लॉक कर रखा है चारों तरफ से, और एयर पे भी ब्लॉक कर रखा है। यानी कि बस ये जो यमन का ये हिस्सा है इसके अंदर बागी अंदर ज़मीन पे मौजूद हैं, ये बाहर की दुनिया से इनका राब्ता ब्लॉक है। और यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे खाने पीने की और दूसरी सेहत की फैसिलिटीज़ जो हैं वो ना होने के बराबर हो गई। लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या सिलसिला है। ठीक है जी, जल्दी से मैंने आपको बता दिया। अब कंडीशन ऑफ यमन इन जुलाई 2021 क्या इस वक्त वहाँ पे सिलसिला है। तो इस वक्त पहला तो ये है कि वहाँ पे शदीद ख़तरा है कि कोविड-19 जो है वहाँ पे फैल जाएगा, और जो है वो पूरा हेल्थ सिस्टम वहाँ का कोलैप्स है। और उसके साथ साथ जो है वो और भी चीज़ें जो हैं वो जो हेल्थ के हवाले से लोग हैं वो मर भी रहे हैं, और कोविड-19 के फैलने का इंतहाई ख़तरा है। दूसरी तरफ जो है वो एक और ख़तरा वहाँ पे मौजूद है, और वो है यूनाइटेड नेशंस ने इस बात से आगाह कर दिया है सब लोगों को कि आइंदा आने वाले 1-2 महीने के अंदर वहाँ पे शदीद ख़तरा है कि फेमाइन आ जाएगा, यानी कहत पड़ जाएगा वहाँ पे, खुशसाली होगी, ड्रॉट्स आ जाएंगे, और यूं जो है लोग वहाँ भूखे मरेंगे। साथ में सऊदी अरेबिया ने अभी अभी जो है वो अनाउंस किया है कुछ अरसे हफ्ते पहले कि जो है वो सीज़ फायर के लिए राज़ी है, लेकिन हौसी जो है वो वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें जो है वो ब्लॉकेट जो किया हुआ है सऊदी अरेबिया और उनके इत्तेहादियों ने, उस ब्लॉकेट को ख़त्म किया है, यानी कि एयर स्पेस दिया जाए उन्हें, फौरी तौर पे उनके हवाई जहाज़ों को उड़ने दिया है हवा में, जो कि सऊदी अरेबिया नहीं करने दे रहा। इवन ये कि साहिल समंदर से भी उसको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है जी। जो बाइडन ने, अब मैं सारी न्यूज़ बता रहा हूँ जो 2021 की, जो बाइडन ने फरवरी के अंदर कहा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यमन की जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर से अपने आप को अलहदा कर रहा है। अब वो किस हद तक अलहदा कर रहा है, क्या होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। बहरहाल ये फ़ॉरेन पॉलिसी जो नए आने वाले सदर हैं अमेरिकन, उन्होंने ये फ़ॉरेन पॉलिसी दी है। कहता है कि इसके अलावा जो है वो वहाँ पे क्या इस वक्त कंडीशन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हौसी बागियों ने इस वक्त जो हौसी मेन जो ग्रोह है वहाँ पे हौसी रेबल्स हैं, ये इस वक्त जो है वो सारी की सारी फसाद की जड़ बने हुए हैं, जिन्होंने कि पूरे उस ज़मीन पे फसाद फैला रखा है। नो डाउट फसाद फैलाने वाले तो और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहरहाल हौसी बागी जो इस वक्त लड़ रहे हैं वहाँ पे, वो जो है वो उन्होंने इस वक्त मरिब सूबे को जो है वो सीज़ कर रखा है, और उसके साथ साथ जो है वो यमन को ओवरऑल भी जो है वो ब्लॉक कर रखा है सऊदी अरेबिया ने। और उस पर एयर स्ट्राइक्स चल रहे हैं इस वक्त। सऊदी अरेबिया ने इस वक्त हाल ही में फिर दोबारा एयर स्ट्राइक्स किए हैं, यानी कि फ़िज़ा से जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो बम मारे हैं, जिससे ना सिर्फ जो है वो बागियों की हलाकतें नहीं हुई बल्कि हज़ारों जो है वो मुसलमान जो है मर गए मुसलमान के हाथों। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हाउ द वार स्टार्टेड इन यमन, कैसे ये वार शुरू हुई। तो इसकी जो इब्तिदा हुई वो वैसे तो ये एक बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन जब अरब स्प्रिंग आया और आपने देखा ट्यूनीसिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, शाम के अंदर और जो है वो लीबिया के अंदर आपने देखा कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिबैकल हुई और जो है वो लुढ़खड़ा गई गवर्नमेंट्स, और वहाँ पे नई गवर्नमेंट्स इंस्टॉल हुई। उसी वक्त यमन के अंदर भी जो है ये बगावत स्टार्ट हुई, और आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो पुराने सदर जिनका कि जो है वो नाम था, उनका नाम अली अब्दुल्ला साले था, और अली अब्दुल्ला साले ने अपनी गवर्नमेंट जो है वो हवाले करी 2012 के अंदर अल मंसूर हादी के हवाले की, और अल मंसूर हादी को उस वक़्त जो है वो सपोर्ट थी सऊदी अरेबिया की। अल मंसूर हादी जो है वो उस वक़्त एक कमज़ोर हुक्मरान के तौर पे उभरे, जिसका फ़ायदा उठा के वहाँ पे मौजूद
पुराने कबीले जो जैदी कबीले हैं, शिया जैदी हैं ये, और हौसी कबाइल कहलाते हैं दूसरे अल्फाज में, इन्होंने वहाँ पे बगावत स्टार्ट कर दी। ये वहाँ के सरज़मीन के बहुत पुराने बाशिंदे हैं, ओरिजिनल बाशिंदे हैं ये, और ये तकरीबन 30% हैं। यमन के अंदर जो पॉपुलेशन का 30% हिस्सा है वो शिया आबादी पे मुश्तमिल है और बाकी सुन्नी आबादी है 70%। ये मैं ऑफिशियल फिगर्स बता रहा हूँ जो कि आपको मिल जाएंगे किताबों के अंदर और वेबसाइट्स के ऊपर, इंसाइक्लोपीडियाज़ के अंदर। तो इस शिया रेबल ने जो है, रेबल्स ने ना सिर्फ शियाओं की नहीं बल्कि वहाँ के सुन्नी बहुत सारे कबाइल हैं उनकी भी हिमायत हासिल करके अल मंसूर हादी के ख़िलाफ़ जो है वो झगड़ा शुरू कर दिया। और 2014 के अंदर ये एक सिविल वॉर के तौर पे जो है वो ब्रोकन हुई, और इन्होंने क्या किया कि यमन का जो कैपिटल है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, और यूं जो है इनका जो है वो आगाज़ हुआ ऑफिशियली। और यूं इन्होंने डिमांड ये की कि पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उनको कम किया जाए और नई गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने की भी डिमांड की। ये 2014 के अंदर इस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से ये स्टार्ट होता है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ यमन देख लेते हैं। देखिए इस वक्त अब आपके सामने यमन का पूरा नक्शा सामने है, और आपको नज़र आ रहा है कि ये जो थोड़ा सा डार्क येलो कह लें आप, कैमल कलर कह लें, इसमें जो है ये सारा का सारा यमन है। ये अरेबियन पेनिनसुला है, ऊपर इसके सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे ओमान है, और ऊपर की साइड पे जो है वो अरब कंट्रीज़ हैं सारे के सारे। ये अरबी स्पीकिंग एरिया है। ये रेड सी आ रहा है जो कि स्विस कैनाल से जो है वो सारा का सारा पेट्रोल आता और जाता है, और ये बाब अल मंदब कहलाती है। ये स्ट्रेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट की वजह से ही असल में पूरी की पूरी मैं समझता हूँ जंग जो है वो उसका एक बहुत बड़ी वजह ये स्ट्रेट पे कब्ज़ा करना है। और ये स्ट्रेट पे सऊदी अरेबिया किसी भी तरीके से चाहता है कि उसकी पसंदीदा गवर्नमेंट रहे यमन में, ताकि जो है वो इसकी जो आना जाना है यहाँ से, क्योंकि ज़ाहिर से सऊदी अरेबिया का सारा तेल यहीं से निकल के जाता है एशियन ममालिक में, तो ये अगर किसी बागियों वाली किसी गवर्नमेंट के पास चली आएगी तो ये सऊदी अरब को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी झगड़ा जो है वो बाब अल मंदब पे भी किसी हद तक जो है वो कंट्रोल रखने के लिए किया जा रहा है। ये एक वजह है, इसमें मेन वजह, सारी की सारी नहीं है। इसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं कि इस साइड पे ओमान है, ये स्कोट्रा जो है वो सोकोट्रा जो है वो जजीरे हैं, आइलैंड, ये भी यमन के ही हिस्सा है। और नीचे आपको सोमालिया नज़र आ रहा है, डिजिबूटी, एथोपिया, एरिट्रिया, सूडान, ये सारे अफ्रीका का बर आज़म यहाँ से मिल रहा है, और ये जो है वो एशिया है। तो ये एशिया और बर अफ्रीका के दरमियान का हिस्सा आपके सामने, ये पूरा यमन की आपको जोग्राफ़ी बता दी। अब इसको हम थोड़ा सा पुराने इसकी हिस्ट्री ले लेते हैं। इस्लाम आया, और इस्लाम के बाद जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को यमन में भेजा कि जो है वो उनको दावत इस्लाम दी जाए, और यमन जो है वो बिलाखिर कोई बहुत बड़ी जंग नहीं की उसने, और हज़रत अली की बात मान ली उनके कबाइल ने, और जो है इस्लाम को कबूल कर लिया। यूँ इस्लाम जो है यमन में पहुंच गया और फैल गया। राशिदुन कैलिफेट के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में यमन जो है वो इस्लाम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग किला था। इसके बाद जो है वो उमैयाद रूल के अंदर भी, जो उमैयाद का जो इब्तदाई हिस्सा है उसके अंदर भी जो है वो यमनियों ने जो है वो उमैयाद को जो है वो सपोर्ट किया। इसकी एक वजह ये थी कि ख़ुद जो है वो हज़रत अमीर माविया जो है उनकी जो वाइफ हैं वो यमनी थी, ठीक है जी, तो यजीद की जो वालदा थी। तो इसके अलावा जो है वो अगर हम आगे देखें तो इसके बाद अगला दौर आता है, और 819 से 1018 तक यहाँ पे जैदी डायनेस्टी है, और ये जैदी कबाइल हैं जो कि यहाँ के पुराने ओरिजिनल कबीले हैं, शिया कबीले, इनकी जो है यहाँ पे डायनेस्टी या खिलाफत रही। उसके बाद जो है वो 1022 से 1158 तक जो है बनु नजा ने जो है यहाँ पे हुकूमत करी। 1159 से 1174 तक बनी मेहदी ने यहाँ पे हुकूमत करी। इसके अलावा जो है वो 1174 से 1228 तक जो है यहाँ पे अयूबी जो है वो हुक्मरान भी हुकूमत करते रहे, और साथ में जैदी ट्राइब्स भी यहाँ पे हुकूमत करते रहे। यहाँ पे मुख्तलिफ दौर हैं ये, जिसमें कि यहाँ पे झगड़े चलते रहे, किसी जगह पे किसी का कब्ज़ा, किसी जगह पे किसी का कब्ज़ा। बहरहाल उसके बाद बनु रसूलिट्स कहलाते हैं, ये 1229 से 1454 तक यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी हुकूमत कायम की। इस दौरान में यहाँ का कैपिटल जो था वो ज़ैबिद था, ठीक है, ज़ाबिद कह लें आप, ज़ैबिद कह लें। ज़ाबिद नाम का एक शहर है जो कि इस वक्त यमन में इस वक्त भी मौजूद है, ये वेस्टर्न यमन के अंदर है, और जो है वो ये इन लोगों का सारे इस दौरान में जो है वो कैपिटल यही रहा। सना उस वक्त कैपिटल नहीं था, याद रखिएगा। इसके बाद बनु ताहिर जो है 1454 से 1517 तक, और इसके अंदर भी कैपिटल ज़ाबिद ही रहा। इसके अलावा 1517 से 1538 तक जो है वो फिर जैदी ट्राइब्स
और ओटोमान एम्पायर के दरमियान एक जंग लगी रही और कुछ हिस्से पे जैदी ट्राइब्स का, कुछ हिस्से पे ओटोमान एम्पायर का कब्जा रहा, लेकिन जो कैपिटल है वो ज़ैबिदी रहा। ठीक है जी। मॉडर्न हिस्ट्री को हम देख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यमन। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ओटोमान एम्पायर अपने उरूज पे आ चुकी है और इन्होंने किसी तरीके से यहाँ पे जो जैदी ट्राइब्स हैं उनके साथ जंग और मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स, बहरहाल 1538 से 1872 तक यहाँ पे पार्शली कभी जैदी ट्राइब्स की हुकूमत है और कभी जो है वो ओटोमान एम्पायर की हुकूमत है। जैदी जो है वो शिया हैं और ओटोमान जो है वो सुन्नी खिलाफत है। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ आप याद रखिए कि फिर 1872 में बिलाखिर उस्मानिया सल्तनत, ओटोमान एम्पायर इस बात में कामयाब हो जाती है कि वो यमन के अंदर जो है वो नॉर्दर्न यमन जो कह लें आप, जो इस वक्त मेन यमन है वो यही यमन है जिसका सना दारुल खिलाफा है। यमनी जो है वो ये मेन हिस्सा है यमन टेरिटरी का। वैसे यमन बहुत बड़ा है, तकरीबन इतना बड़ा है कि आप समझ लें आधे पाकिस्तान से भी बड़ा है, इतना बड़ा मुल्क है ये, बहुत बड़ा मुल्क है यमन। और जो है वो आपके सामने ये 1872 के अंदर यहाँ पे ओटोमान एम्पायर का ये सूबे का दर्जा हो जाता है, यमन विलायत, इसका नाम यमन विलायत, और इसका कैपिटल जो है वो सना जो है वो इसका कैपिटल बनता है और ये ओटोमान एम्पायर के अंडर में आ जाता है मुकम्मल तौर पर 1872 में। ठीक है जी। और इसको आप नॉर्दर्न यमन से भी वो कर सकते हैं। इस नक्शे के अंदर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्दर्न यमन है, ये आज भी यही यमन है असल में। बाकी ये जो हिस्सा है ये इस पर इतनी आबादी भी नहीं है, ये वाला हिस्सा भी यमन का है, लेकिन ये असल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलाका यही है जिसका दारुल खिलाफा सना है। और नीचे ये एडन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है यमन के अंदर। ये सारा आज के दौर में, मैं जब जुलाई 2021 में ये बना रहा हूँ तो इस वक्त ये हौसी बागियों के कंट्रोल में। ठीक है जी। और ये हिस्सा जो है यानी कि साउदर्न यमन, ये इस वक्त गवर्नमेंट के पास है, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट है, वर्ल्ड से रिकग्नाइज प्रेसिडेंट अल मंसूर हादी की गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो मैं हिस्टोरिकली जा रहा हूँ, हिस्टोरिकली हम देख रहे हैं तो हम इस वक्त 1872 में जब यमन का जो ये हिस्सा है जो पिंक आपको नज़र आ रहा है, ये उस्मानिया हुकूमत का सूबा बन जाता है जिसको यमन विलायत के नाम से वो पुकारते थे और आज भी हिस्ट्री में इसको यही कहा जाता है। यमन जो है वो इस तरह से 1918 तक ओटोमान एम्पायर के पास रहा और ये वर्ल्ड वार वन जो है वो उसके असरात की वजह से जब ओटोमान एम्पायर को शिकस्त होती है वर्ल्ड वार वन के अंदर तो उसने सरेंडर किया और उसके ज़रिए से यमन भी जो है वो इनके हाथों से निकल गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो कोलैप्स होता है और नॉर्दर्न यमन जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है मुतवक्कलीत किंगडम ऑफ यमन, यानी कि यहाँ पे मुतवक्कलीत जो हैं वो खिलाफत कायम कर लेते हैं और यमन के ऊपर उनकी हुकूमत हो जाती है। मैं आपको नॉर्दर्न यमन ये पिंक वाला बता रहा हूँ, इसकी अभी मैं कहानी कर रहा हूँ, बाकी की मैं अभी बाद में बताता हूँ कि साउदियन यमन का क्या हिस्सा है। ठीक है जी। तो 1962 के अंदर जो है वो यहाँ पे जो है वो एक बगावत होती है और उस बगावत के बाद जो है ये यमन अरब रिपब्लिक बन जाती है। नॉर्दर्न यमन जो है वो एक अलग मुल्क बन जाता है 1962 के अंदर, जिसको आप यमन अरब रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। और ये यमन नॉर्दर्न यमन था जो इसमें इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। ये मेन यमन है, आज का भी मेन यमन यही है जिसके ऊपर झगड़ा भी है सारा का सारा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब आप आ जाइए साउदर्न यमन। ये आपको ग्रीन कलर का पोर्शन जो नज़र आ रहा है ये साउदर्न यमन था और जिस वक्त ओटोमान एम्पायर का ये सूबा था और यमन विलायत कहलाता था उस वक्त ये जो साउदर्न यमन था ये बेसिकली जो है वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट टेरिटरी थी, यानी ब्रिटिश के अंडर में ये कॉलोनी थी जिसको कि वो एडन कॉलोनी के नाम से भी पुकारते थे और ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट भी कहलाती थी और ये साउदर्न यमन था। ठीक है जी। तो यहाँ पे 1829 से लेके 1967 तक ये ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा और इस हिस्से का जो कैपिटल था वो सिटी ऑफ एडन था। ठीक है जी। तो ये आप जहन में रखिएगा। तो 1967 के अंदर यहाँ पे भी जो है वो एक बगावत के बाद जो है यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ साउदर्न यमन जो है वो बन जाती है। यानी कि अब आप देखिए कि 1962 के अंदर ये जो नॉर्दर्न यमन जो कि पहले जो है वो ओटोमान एम्पायर और फिर उसके बाद कुछ अरसे के लिए मुतवक्कलीत के पास रहा, ये बन जाती है एक अलग नॉर्थ यमन बन जाता है और ये साउथ यमन एक और अलग स्टेट बन जाती है जिसका नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ साउदर्न यमन। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है, नॉर्थ यमन कन्वर्ट हो जाता है यमन अरब रिपब्लिक के अंदर और साउथ यमन जो है वो
कन्वर्ट हो जाता है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन में। और ये दोनों रियासतें एक जो कि 1962 में कायम होती है और दूसरी जो 1967 में, दोनों यमन है, ये दोबारा से यूनिफाइड हो जाती हैं, जो है वो मर्ज हो जाती हैं और एक रियासत के तौर पे उभरती हैं। और ये दोनों रियासतें यानी कि साउदर्न यमन और नॉर्दर्न यमन में, फिर याद दिलाऊं कि साउदर्न यमन जो है वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट टेरिटरी थी जो बिलाखिर जो है वो आज के मौजूदा यमन में कन्वर्ट हो गई, और नॉर्दर्न यमन जो है वो ऑटोमान सूबा था जो कि कुछ अरसे के लिए मुतवक्किलीत, और उसके बाद ये भी जो है वो नॉर्दर्न यमन के तौर पे उभरा दुनिया में, और फिर उसके बाद मर्ज हो गया आज के मौजूदा यमन में। ठीक है जी, इस वक्त का जो मौजूदा यमन है इसका कैपिटल जो है वो सना है, और ये सना वही कैपिटल है जो कि ऑटोमान ने जो है वो अपना कैपिटल बनाया था यमन विलायत का। ठीक है जी, तो इस वक्त की कंडीशन क्या है अब ये भी सुन लीजिए। हुआ ये कि 17 जुलाई 1978 को जो यमन अरब रिपब्लिक है यानी कि नॉर्दर्न यमन, ये वही ऑटोमान वाला इलाका, इसके अंदर से एक लीडरशिप उभरती है और 1978 में अली अब्दुल्ला सालेह जो हैं वो इस मुल्क के जो कि नॉर्दर्न यमन था इसके जो है वो सदर बन जाते हैं। और ये सिलसिला जारी रहता है ताहाल के जो है वो यमन जो है वो एक यमन बन जाता है, साउदर्न यमन और नॉर्दर्न यमन, और इसके भी मुश्तरका सदर जो हैं वो अली अब्दुल्ला सालेह ही रहते हैं। और ये फिर 2012 तक यानी कि जब 1990 के अंदर यमन बनता है उस वक़्त से लेके 2012 तक ये अली अब्दुल्ला सालेह ही इसके प्रेसिडेंट थे। इवन आप इससे भी पीछे चले आए तो 1978 से ये नॉर्दर्न यमन के भी सदर थे। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि 1978 से 2012 तक ये यमन के अंदर जो है हुक्मरान रहे। ठीक है जी, 2012 में इनको ज़बरदस्ती सऊदी अरेबिया की जो है वो ख्वाहिश और GCC कंट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने मिल के जो है वो प्रेशर और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके इनको बिलाकर गवर्नमेंट से अलग कर दिया, और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे अल मंसूर हादी उनको प्रेसिडेंट बना दिया। उस वक़्त जो है वो ये अली अब्दुल्ला सालेह जो हैं वो इक़्तिदार से उतरते हैं और फिर जो है वो ये मिल जाते हैं किसके साथ, हौसी बागियों के साथ। और यूं जो है एक रेबल शुरू होता है जो कि 2014 में ऑफिशियली रिकग्नाइज हो जाता है क्योंकि सना के ऊपर जो है वो बागियों का कब्ज़ा हो जाता है। और यूं जो है ये अली अब्दुल्ला सालेह और बागी हौसी बागी जो हैं वो इस पूरी के पूरे इस वॉर के अंदर हिस्सा होते हैं एज ए अपोजिशन। फिर इसके साथ साथ जो है वो 2017 में भी हाल ही में जो है वो हौसी बागियों का जो है वो इनके साथ अली अब्दुल्ला सालेह के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसके अंदर जो है वो ये मारे जाते हैं अली अब्दुल्ला सालेह। या हाल ही में जो इनका असैसिनेशन हो गया और करने वाले, इसको मारने वाले जो हैं इन्हीं के इत्तेहादी हौसी बागी थे। ठीक है जी, इसमें भी आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर अली अब्दुल्ला सालेह दाएँ हैं और जो है वो अल मंसूर हादी जो कि इस वक्त के मौजूदा हुक्मरान सदर हैं यमन के, ये आपको आपके लेफ़्ट साइड पर नज़र आएंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 2012 में बन जाते हैं अल मंसूर हादी, और ये जो है वो बेसिकली सपोर्ट इनको हासिल थी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और उसके कोलिशन कंट्रीज़ की, और इस वक्त ये इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। दूसरी तरफ जो हौसी बागीज़ हैं उसका जो लीडर है इस वक्त वो अब्दुल मलिक बदरुद्दीन हौसी हैं, और इसके साथ साथ इनकी जो तंजीम है, जो इस फ़ोर्स का नाम है इस पूरी फ़ौज का, उसको अंसारुल्लाह ये लोग कहते हैं। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कि इस वक्त मसला क्या है। तो सिचुएशन ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो यमन को कहा है कि दुनिया की सबसे बदतरीन ह्यूमन क्राइसिस इस वक्त यमन के अंदर तारीख़ का है, जिसके अंदर के 8.4 मिलियन पीपल जो हैं वो शदीद ख़तरे में हैं कि वो भूखे मर जाएंगे, और 4 लाख बच्चे जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा भूखे हैं, इंतहाई ज़्यादा भूखे हैं, मेल न्यूट्रिशन है उनके अंदर। ठीक है जी, और थ्रेट है कि ये भी मर जाएंगे, और कई हज़ार बच्चे और कई हज़ार लोग इस वक्त तक मर भी चुके हैं। ठीक है जी, और कहते हैं कि हौसी फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त उनका कंट्रोल है पूरे यमन के ऊपर, और जो है वो पूरे तकरीबन अब जो आखिरी रह गया है मैंने आपको बताया कि उस सूबे के ऊपर भी, अल-मरीब के ऊपर भी ये लोग अनकरीब हो सकता है कि कब्ज़ा कर लें। यमन के जो लीडर हैं इस वक्त या ऑफिशियली वो माइन अब्दुल मलिक सईद 2018 से प्राइम मिनिस्टर हैं इनके, और अल मंसूर हादी जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो ये इस वक्त तक की जो कंडीशन है यमन की, ये मौजूदा कंडीशन। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो इसको लाइक कर देगा और सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू।